बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मेरा आज मूड बहुत अच्छा है जबकि बाहर हालात इतने अच्छे नहीं हैं। लाहौर शहर में जैसे कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम लाहौर से होता है, तो लाहौर शहर में बहुत शदीद बारिश हो रही है। शदीद एक तो होती है बारिश, एक होती है बहुत बारिश, एक होता है शदीद बारिश। आज हो रही है शदीद बारिश और आते हुए मैं देख रही थी कि गाड़ियाँ भी फंसी हुई थी और बहुत से और मसाइल थे। बट मुझे मेरा मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि मुझे बारिश एक्चुअली पसंद बहुत है। आई लव द रेन। जब लोग कहते हैं ना कि कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है, इवन दो मानसून में हब्स होती है, बट बारिश जब होती है तो इतना मज़ा आता है। लेकिन उस मज़े के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, याद रखें कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है पानी। बारिश एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन वही ब्लेसिंग एक अल्लाह माफ़ी दे अज़ाब बन जाती है या एक क्राइसिस बन जाती है अगर उसको मैनेज ना किया जाए। व्यूअर्स देखें, जब दुनिया बनी थी तो तब रोड शोड और ये सारी चीज़ें जो है नहीं डेवलप हुई थी, ये तो बाद में जाके इंसान ने डेवलप किए हैं। होता ये है कि हमारा क्योंकि सिस्टम कुछ रोड्स का ऐसा है, जब शुरू में आई गेस व्हेन रोड्स और ये चीज़ें बनाई गई थी तो जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो इतना कोई ख़ास अमेजिंग नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल होते हैं। पानी खड़ा हो जाता है, जब पानी खड़ा होता है तो जो गाड़ियाँ जिनकी हाइट कम होती है स्पेशली, और बड़ी दफ़ा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी जो हैं वो पानी में फंस जाती हैं। रिक्शे, बाइक वगैरह, छोटी गाड़ी की बात करें, ऑल्टोज़, कोरे वगैरह, ये छोटी गाड़ियाँ तो अक्सर फंसी होती हैं। अभी आते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा था, एक गाड़ी छोटी साइड पे फंसी हुई थी और 6 लोग उसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद उसका टायर जो है कहीं फंस गया था, वो निकल ही नहीं रही थी पानी से बाहर। और मुझे इतना दुख हो रहा था कि वो 6 के 6 लोग जिस हालत में बारिश में खड़े हुए थे। उससे मुझे एक और चीज़ का ख्याल आया कि जिस चीज़ का हम ख्याल नहीं करते, एहतियात नहीं करते, वो ये है कि बारिश हो जाती है, बाहर पानी पड़ा हुआ होता है और हम अपनी गाड़ी या इवन बाइक के ऊपर जब जा रहे होते हैं तो इतनी स्पीड से जाते हैं कि आसपास के लोगों के ऊपर पानी के छींटे हैं और बड़ी दफ़ा सर से लेके पाँव तक लोग भीग जाते हैं। यंग लोगों को ये बात बड़ी फ़नी लगती है या कोई जल्दी में होता है तो वो एहसास नहीं करता, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें कि मतलब किसी और को तकलीफ़ पहुंचाना, उसको कोई टेंशन देना। कोई इंसान जो है पानी खड़ा हुआ है, वो वॉक करता हुआ जा रहा है, उसका जॉब का इंटरव्यू है, आप तेज़ी से गुजर रहे हो बाइक के ऊपर और पानी सारा अगले के ऊपर छींटे आ जाए तो उस बेचारे बंदे की जॉब इंटरव्यू तो क्या ना, वो अब गीली हालत में तो जॉब इंटरव्यू पे नहीं पहुंचेगा और वो क्या जस्टिफाई करेगा कि बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन मैं वैसे गीला पहुंच गया हूँ आपके पास। सो द फैक्ट इज़ दैट इस चीज़ का ख्याल रखें। कोई बंदा इमरजेंसी में हो सकता है, प्रॉब्लम में हो सकता है और आप आगे से उसको छेड़ाछाड़ी में इस तरह की चीज़ करें, तो इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल करना है। ऑल्सो इस मौसम में हब्स बहुत ज़्यादा होती है। हब्स का मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और आपके सिस्टम के अंदर से पानी भी बहुत ज़्यादा निकलेगा, यानी कि आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि क्योंकि हवा में नमी है तो इस वजह से पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पे पानी का इस्तेमाल, नमकियात को बैलेंस में रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि ट्रांसपोर्ट की भी मैंने आपसे बात की, ड्रेनेज सिस्टम की बात की। अब ड्रेनेज सिस्टम में एक और प्रॉब्लम आ जाता है, हमारे घरों का ड्रेनेज। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि छत के ऊपर जो पाइप है जिससे पानी नीचे जाता है या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है। वो जब ब्लॉक हो जाता है उसमें पत्ते शत्ते चीज़ें भी जब फंस जाती हैं तो छत पे पानी ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है और फिर एकदम से स्पीड से अगर वो खुल जाए किसी तरह से चीज़ या वॉटेवर, तो वो सारा पानी जो है वो घर के अंदर चला जाता है या छतों से लीक करना शुरू कर देता है। स्पेशली अगर कंस्ट्रक्शन घर की ज़रा सी पुरानी हो या ज़्यादा टाइम गुजर गया हो या उसकी आपने अपकीप ना की हो या घर ना ठीक बनाओ। सो व्यूअर्स प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें। अब जिस तरह हमें पता था कि रात को बारिश होनी है, इवन दो अल्लाह का शुक्र है नया घर बना हुआ है मेरा, 8 साल होने वाले हैं अब दिसंबर में, लेकिन हम उसकी मेंटेनेंस सही करते हैं, बाकी चीज़ें सही देखते हैं, तो बारिश वगैरह का फिर भी जब तेज़ बारिश होती है हम ज़रूर चेक करते हैं कि कोई खिड़कियां दरवाजे खुले तो नहीं हैं, कहीं कोई किसी जगह पे अगर पहले इशू आ चुका है पानी का लीकेज वगैरह का तो उसको चेक करते हैं। अब मैं सुबह अपनी एक दोस्त से फ़ोन पे बात करती हुई आ रही थी तो कहती है, यार जुगन मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ। उसने मुझे फ़ोन किया था ये पूछने के लिए कि जो मेरे घर में आते हैं कुछ लोग सोफ़ा साफ़ करने के लिए, सोफ़ा फर्नीचर साफ़ करने वाले, तो उनका नंबर दे दो। मैंने कहा कि बारिश में तुम्हें क्या भूत सवार हुआ है? तो कहती है, जुगन भूत इसलिए सवार हुआ है कि जैसे ही बारिश रुक रही है मैंने उसको बुला के सोफ़े साफ़ करवाने, पूरे घर के अंदर पानी आ गया है। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है बेसमेंट में हमारे सर्वेंट क्वार्टर से दोनों क्वार्टरों में पानी भर गया है, हमारी मेन फ्लोर के ऊपर भी पानी आ गया है और छत से पानी जो है ऊपर वाले फ्लोर पे भी आ गया, तो उनकी तीनों मंजिलें पानी से भरी हुई हैं इस वक्त। कहती है बेसमेंट में बाल्टियों में पानी भर भर के हम बाहर निकाल रहे हैं।
सो ये हाल है, चाहे बंदा अमीर हो, मुस्तहिक हो, किसी भी सिचुएशन में हो, बारिश इतनी हुई है कि सिचुएशन ज़रा प्रिकेरियस है। उसी के साथ साथ व्यूअर्स ऑफ कोर्स फ्लड्स का सिस्टम जो है वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और वासा ने, लाहौर में एटलीस्ट मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने वेरियस जगहों पे मॉनसून कैंप भी लगाए हैं, और उन कैंप्स पे जाके आप गाइडेंस भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ हेल्प भी ले सकते हैं। अगर बारिश हो रही है, गली मोहल्लों में घर का ड्रेनेज सिस्टम अपना चेक करें, अपनी गाड़ियाँ, बाकी चीज़ें भी चेक करें। अगर आपकी गाड़ियाँ पुरानी हैं या बाइक पुरानी है या उसके अलावा नहीं है वो वाले हालात के बाहर निकले तो ना निकलें। फंसने से तो 100 गुना बेहतर है कि बंदा अपने आप को ईजी करके चले। इसके साथ साथ मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, गटर भी हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, उन गटरों की वजह से भी बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह बनते जो हैं वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं और आप लोग उससे मुतासर होते हैं। सो प्लीज़ गटरों को भी चेक करें और अपने पानी के टैंक भी, बारिश के बाद पानी के टैंक्स को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि उनमें इतना पानी आ जाता है और कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, तो वो भी बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। मैं तो हमेशा मानसून के दौरान भी एक दफ़ा अपने पानी के टैंक को साफ़ करवाती हूँ अच्छे से, और फिर मानसून जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद भी साफ़ करवाती हूँ। और पानी के टैंक आपको रेगुलर साफ़ कराने चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम कितनी देर बाद कराना चाहिए, बट मेरा दिमाग तो यही कहता है कि हर 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद पानी के टैंक को करा लेना चाहिए साफ़, ताकि उसकी अच्छी तरह से सफाई सुथराई हो जाए। क्योंकि वो पानी आप उबाल के उसमें खाना भी बनाते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, तो इतना टॉक्सिक नहीं होना चाहिए कि अनयूजेबल हो। दैन मच्छर मक्खियों की भी आपसे बात की, मच्छरदानियाँ वगैरह लगाएं, प्रॉपर चीज़ों का इस्तेमाल करें, घर के अंदर भी ख़ास ख्याल रखें कि मच्छर मक्खियाँ वगैरह ना आएँ, ताकि आप बीमारियों से बच सकें। देखिए, पॉइंट मेरा बड़ा सिंपल है कि एक चीज़ जो आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस भी बन सकती है। बारिश में आप देखें, जब बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन पे जमा हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल पोल्स और जिसमें इलेक्ट्रिकल पोल्स हो गए, खुली तारें हो गई, ट्रांसफार्मर्स वगैरह जो है वो भी बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें। बड़ी दफ़ा हमने सुना है कि बारिश की सिचुएशन में किसी बच्चे को ट्रांसफार्मर या किसी और चीज़ की वजह से, खुली तार की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया और तो बस इस्तग़फ़ार डेथ हो गई। बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। सो प्लीज़ 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 व्यूअर्स, बारिश को एंजॉय करें, अपने घर की छत पे जाके बैठे, लॉन के अंदर जाएं, बारिश के अंदर नहाएं। मगर याद रखें कि बारिश के दौरान बीमारियां भी फैलती हैं, चाहे वो जिस्मानी हों, चाहे वो आपकी सरफेस लेवल के ऊपर हों। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। सो ये सारी पॉइंट्स आज इसलिए आपके साथ रेज़ किए हैं व्यूअर्स, बिकॉज जान है तो जहान है। जहाँ पे बारिश को हम बड़ा एंजॉय करते हैं, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ स्पेशली लाहौरियों के लिए, और जहाँ पे भी कई नहर है, जिस तरह लाहौर में नहर है, कनाल जिसको हम कहते हैं, और कनाल रोड जो है वहाँ पे, अब उस नहर में अक्सर लोग जो हैं वो बारिश में और अदरवाइज़ घुसने की कोशिश करते हैं नहाने के लिए। देखिए व्यूअर्स, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी एक है, कभी कभी उसमें फाउंटेन्स लगाए जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, वो नहाने की जगह नहीं है। प्लीज़ ऐसी जगहों को अवॉइड करें। और मॉनसून में कराची वाले प्लीज़ बहुत 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 एहतियात, अल्लाह माफ़ी दे। इतनी ट्रैजिक स्टोरीज सुनते हैं मॉनसून का, इतना लाइक आई सेड इतना प्यारा मौसम होता है, बट मॉनसून में लोग निकल जाते हैं कि चले जी क्रैबिंग चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी मदर, फादर और भाई की डेथ हो गई थी इसी तरह। वो लोग क्रैबिंग गए, तीनों गिर गए, नहीं मिले, बड़ी मतलब उनकी तो बॉडीज़ भी नहीं मिली व्यूअर्स। तो वो बड़ी ही एक ट्रेजेडी थी, हमारे अपने जानने वालों में ये हुआ। तो मॉनसून एक टाइम ऑफ द ईयर आता है जब थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, तो एहतियात कर लें। जिस इलाके की जो रिक्वायरमेंट्स है प्लीज़ उनको पूरा करें। अल्लाह हम सबको सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता करे और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आइए किचन में रुख करते हैं, शेफ़ अनम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा अनम, किचन में भी एहतियात करनी होती है मॉनसून में, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल, और आप खाना ज़्यादा देर बनाकर बाहर नहीं रख सकते, उसका बहुत हद तक जो है चांसेस होते हैं कि आपका खाना जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जब आप खाना बना लें तो उसके विदिन हाफ़ एन आवर के बाद जो है आप अपना खाना जो है वो फ्रिज में रख दें, क्योंकि जो वेदर है वो आजकल बहुत उसमें ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो रही हैं। और ख़ास तौर पे जो गोश्त वगैरह जो है या चिकन वगैरह, उसका बड़ा ख्याल रखना है। बात है ना जो हम अक्सर करते हैं कि मॉनसून में मौसम ऐसा होता है कि बहुत गर्मी नहीं होती, बस हब्स होती है, ट्रिकी मौसम तो होता है। नहीं बट हब्स होती है ना, तो लोग कहते हैं कि यार पंखा चला देते तो मौसम सेट हो जाता है। याद रखें वो जो हवा में नमी है वो आपके खाने में जा रही है, एग्जैक्टली, और उस नमी से बैक्टीरिया और फंगस बननी शुरू हो जाती है, और उससे फिर बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे इस वेदर में जो आपकी जो वेजिटेबल्स है ना, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जो वीकली अपनी वेजिटेबल्स लेकर आ जाते हैं, तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि ख़ास तौर पे मानसून के वेदर में जो है आप
डेली फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि धनिया हो गया, दालें पुदीना हो बना गया। के ना रखें, दालें ऐसी अजीब सी हो जाती हैं। आप अभी दाल, मैं आपको किसी को चैलेंज करती हूँ, अभी दाल बनाएं और 6 घंटे बाद जाके उसका हाल देखना, बबल्स आना शुरू हो उसमें अजीब बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, अजीब सा उसका आफ्टर टेस्ट आ जी जाएगा। बिल्कुल। सो और इसके साथ साथ व्यूअर्स, एक और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है प्लीज़। मॉनसून में लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं खाने के बारे में, तो पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ अगर वो खाने हैं तो फिर वो लंच के तौर पे खा के फिर मुका दें। ये जो करते हैं ना, दोपहर का भी खाना खाने हैं, अब शाम का भी खाना है। अब जिस तरह मैं आ रही थी काम पे, तो मुझे हमारे जो प्रोड्यूसर है उमर, ही इज़ अ लवली पर्सन, मेरा छोटा भाई है, मेरा उससे बड़ा प्यार है। मेरी बात हो रही थी तो कहता है आ रही है ना, मैंने कहा ऑब्वियसली आ रही हूँ, दिन रात कुछ भी हो, बिल्कुल। हमें तो नौकर की तरह नखरा की। Exactly. मैंने कहा आ रही हूँ, कहता है अच्छा, कहता है कुछ खाएंगी, मौसम ऐसा है। मैंने कहा नहीं उमर भाई कुछ नहीं खाऊंगी, पर मुझे बड़ी क्यूट बात लगी कि मौसम तो नान चने वाला है, बिल्कुल ऐसा हमारा पीटीवी का या निहारी वाला या पाए वाला, बट खाने में भी एहतियात करनी है। इस मौसम में बाहर से जो आप चीज़ें मंगा के खाते हैं, 90% गैस्ट्रो के मसाइल इसलिए एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं। पेट के मसाइल और फूड पॉइजनिंग और ये चीज़ें, तो जहाँ जी बहुत चाहता है तो बहुत बेहतर है कि आप घर में बना लें। बिल्कुल। जैसे आपको ये लोग तो कहते पता हैं है चलो ना? यार तिक्के कबाब खाने के लिए जाते हैं, अब वो तिक्के कबाब को मसाला लगा के घंटों से उन्होंने रखा बिल्कुल। होता है, मौसम अजीब सा है, फ्रिजों में तो अक्सर लोग नहीं रखते। तिक्के कबाब खाने के लिए जाते हैं, जायका ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके डन, अगले दिन जो है आप अस्पताल में पड़े हुए हैं। सो ख्याल करना है कि खाने पीने में भी बहुत एहतियात। बिल्कुल। अच्छा, किचन में भी आएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि हमने सोचा कि मौसम ऐसा है तो कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो लोग इस मौसम में बड़ा इन्जॉय करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ट्रिब्यूट पेश करना है एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी को। आज अहमद नदीम कासमी साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप एक पोइट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, राइटर थे, स्कॉलर थे। 20 नवंबर 1916 को आप पैदा हुए। मतलब अगर आप ये कहें कि आप एक इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सनालिटी थी तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आपका बहुत सारा जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो ट्रांसलेट भी हुई। उसके अलावा अगर बात करें तो आपको गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी डेथ आज के दिन 10 जुलाई 2006 में हुई। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आपको ट्रिब्यूट पेश करते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ अनम्स किचन में मुलाकात होगी। आज वैसे मैंने वाइट इतने अच्छे खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, आपने अगर मेरे कपड़ों के ऊपर सालन के छींटे गिरवाए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हम खैर ब्रेक की तरफ जाएंगे अहमद नदीम कासमी साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। उस ज़माने के बहुत मशहूर रसायल की इदारत की है। यानी शुरू में तो मैंने बच्चों का एक हफ्तावार अखबार था फूल, अब वो एडिट करता था, और साथ ही ख़वातीन का हफ्तावार अखबार था तहज़ीब निस्वां, उसको एडिट करता था। जिंदगी करने का फन खुद सीखा ही नहीं और सारे इल्जाम खुदा पर धरता हूँ। एक दिया हूँ जिसने जल के सहर कर दी, एक दिया हूँ जिसने जल के सहर कर दी, अब सूरज के हवाले अब मैं चलता हूँ। नई नस्ल से कभी मायूस नहीं हूँ, और वो लोग जो उससे नई नस्ल से मायूसी का इजहार करते हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो पुराने दौर के से ताल्लुक़ रखते हैं। वो उस ज़माने का जो असरी एहसास होता है वो मुख्तलिफ होता है इस असरी एहसास से जिससे ये फैज़याब हैं मौजूदा नस्ल पर। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बारिश और बारिश के साथ गरम गरम चाय, आय हाय हाय, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन चाय के अलावा भी चीज़ें होती हैं और अक्सर लोग जो हैं, आपको पता है अनम, पराठे सुबह सुबह, अभी ये वो वाला मौसम होता है जब दिल चाहता है हलवा, वैसे बारिश के मौसम में हलवा पूड़ी तो बेस्ट ऑप्शन। पाए, पाए, निहारी, चने, अंडे कुलचा, लस्सी। लेकिन चलो नाश्ते का टाइम तो एक तरह से निकल ही गया ना। देखो ना 10:30 बजे बज रहे हैं, 11 बजने वाले हैं, तो अब तो लोग लंच की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लंच का बताओ, आज लंच में क्या बनाएं आज के दिन की? आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल शनिवारी कीमा। ये डाल और जी डाल दें, और अब नीचे से जो है ना फ्लेम को आप थोड़ा सा तेज़ कर दें। अभी कर उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हम इसके अंदर पानी तकरीबन यूज़ करेंगे 1/2 कप के करीब, साथ में जिंजर गार्लिक की पेस्ट जाएगी इसके अंदर 4 से 5 खाने के चम्मच, और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन का कीमा 1 kg के करीब जाएगा, और हाथ का कुटा हुआ कीमा होना चाहिए इसके लिए। घी 1.5 कप, ग्रीन चिली इसमें 4 to 6 जाएंगी, सॉल्ट 2 टेस्ट जाएगा, टमाटोज 4 to 6 जाएंगे, योगर्ट 1/2 कप जाएगी, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, गरम मसाला इसके अंदर तकरीबन हम आधा चाय का चम्मच यूज़ करेंगे, अदरक जूलियन कट करके, हरी मिर्चें और हरा धनिया हम इसके अंदर डालेंगे गार्निश के लिए, और साथ में हम इसके अंदर लास्टली ऐड करेंगे काली मिर्चें, और अगर थोड़ा सा गरम मसाला जस्ट फॉर फ्लेवर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही आसान और क्विक बनने वाली हमारी जो है ये रेसिपी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। सारा काम ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल घर में तवा अवेलेबल नहीं है तो आप इसको किसी खुली कढ़ाई में, होते हैं यार, हाँ छोटे तवे भी होते हैं। अच्छा, वो छोटे तवे पे फिर हैंडल करना ना जुगन आप ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जब आपने इसके अंदर पानी डालना है तो उस पानी की साइडों पे आ जाएगा, तो फिर छोटे तवे पे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि अदरक लहसुन भी का टाइम आने वाला है, बिल्कुल, तो हम इसको अंदर डाल देते जी। हैं। और मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/3 कप के करीब जो है पानी डाला है। अब आहिस्ता आहिस्ता चिकन का कीमा हम पहले अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें जिंजर गार्लिक का जो हमने एक लिक्विड बनाएंगे वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे, और अपने कीमे की भुनाई जो है वो करते जाएंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। अब शनिवारी कढ़ाई है, और शनिवारी कढ़ाई जो है वो उसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते, सिर्फ ज़्यादा जो प्रोफाइल, जो उसके अंदर टेस्ट प्रोफाइल होता है वो हरी मिर्चें और टमाटर जो है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगे। तकरीबन हम इसके अंदर 1/2 kg के करीब जो है टमाटर यूज़ करें, और टमाटर की स्किन जो है आपने रिमूव कर देनी है, क्योंकि वो जो है जब आप खाएंगे तो उसमें वो अच्छा नहीं आता। अच्छा, मीट इसके अंदर जो मैंने यूज़ किया है, हमने इसमें सिर्फ चिकन थाई का किया है। आप चाहें तो होल चिकन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ जो है इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट का ये होगा कि वो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में हो जाएगा, तो इसलिए आपने ये देखना है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल सही। और यहाँ पे हम अदरक लहसुन की पेस्ट को जहाँ पे ग्राइंड कर रहे हैं, वहाँ पे अदरक के पीसेस कुछ अपनी मर्जी में ही हैं, तो मैं ज़रा इनको बेहतर ग्राइंड करने की। बिल्कुल। और इसके अंदर जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा, अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़, ताकि इसके अंदर जो है एक फ्लेवर आ जाए। साथ साथ सारा कीमा जो है साइड से इकट्ठा करते जाएंगे और उसको पूरे तवे के ऊपर कुक करते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल तवा नहीं है तो आप इसको किसी खुली कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, मशीन का कीमा मैंने इसलिए मना किया है कि मशीन का कीमा आपने नहीं इसके अंदर डालना, क्योंकि वो होगा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा बारीक होगा। अगर आप हाथ का कीमा करवाएंगे तो वो थोड़ा सा जो कीमा होगा वो थोड़ा चंकी होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने इसको नज़र रखना है कि ये इस तरीके से ही होना चाहिए। अच्छा जुगन आप ही, इसके साथ जो है आप इंजॉय कर सकते हैं सिंपल कमीरी रोटी, सादी रोटी, या पराठों का भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है आपके ब्रंच के लिए, कि अगर आपने अपने घर में लंच कम ब्रंच रखा हुआ है तो आप उसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से तवे में बनाकर। बिल्कुल सही। हाँ जी। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके वाटर को, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि हमारा चूल्हा जो है वो इतना हाई फ्लेम पे नहीं है, हाँ। तो थोड़ा सा उसका पानी निकल आया है। हाँ, वरना ये चूल्हा हमारा अगर इसके ऊपर हाई फ्लेम पे होता तो कीमे ने डायरेक्टली फटाफट जो है पानी अपना ड्राई करके उसके अंदर फिर यार आप बेशक अब डाल लें थोड़ा थोड़ा साथ साथ ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा मैं इसको ड्राई आउट कर ले ड्राई। हाँ। तो बात ये है कि देखिए ये वो, और कितने मज़े की बात है ना, आप इस तरह से बना रहे हो घर पे, हाँ। तवा कीमा
बच्चे आए, आप उसी तरह कहे कि बेटा अपना तवे के ऊपर से उठा के खा लो। हाँ, और ये बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है। तवा आपके घर में होना चाहिए। थोड़ी सी एक इन्वेस्टमेंट है, और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आप एक दफ़ा ये तवा ले लें और उसके बाद फिर आप इसको जो है जब भी तवा कीमा इसके अंदर रेडी करें तो इसी के ऊपर ही सर्व करें। वो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है। इसी पे चाहे तो रोटी रख लें, इसी के चाहे तो इसके साथ जो है पराठे का बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, आप वो भी रख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। जब ये लास्टली रेडी हो जाएगा तो हम इसको सर्व करेंगे रायता और सैलेड के साथ। मैं थोड़े से इसके ऊपर जो है ऑन साइड अनियन रिंग्स होते हैं वो इसके साथ ज़रूर सर्व करूंगी, क्योंकि उससे जो है कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा इनहेंस हो गया और लगता भी बड़ा अच्छा है। अगेन हाँ जी, विजुअल्स बड़े प्यारे होते हैं। बिल्कुल विजुअल बहुत अच्छे आते हैं। तो ये अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो देखें चिकन का कीमा जो है उसका पानी ड्राई हो रहा है। जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा साथ साथ हम इसके ऊपर जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते जाएंगे, और साथ में इसके अंदर मसाले जुगना भी बहुत थोड़े जाएंगे। सिंपल हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, सूखा धनिया डालेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। मेन जो इसका एलिमेंट जो है शनवारी कढ़ाई का वो है जी ढेर सारे टमाटर, क्योंकि उसी ने ही इसके अंदर ग्रेवी बनानी है और उसी का ही टेस्ट प्रोफाइल जो है शनवारी कढ़ाई में आता है। अब यहाँ पे मीट की अच्छा, अब अगर आप कीमे की जगह बना रहे हो दूसरे के साथ मीट के पीसेस के साथ बना रहे हो जी, जैसे कढ़ाई स्टाइल है, तो वो उसमें फिर क्या डिफरेंट होता है? उसके अंदर कुछ भी नहीं, बस सिर्फ टाइम का ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। और अगर देखो ना गोश्त अब जब तवे के ऊपर उस तरह से कैसे तवे पे आपको पहले प्रेशर लगाकर अपने गोश्त को गलाना पड़ेगा, उसकी स्टॉक निकालनी पड़ेगी आपको, यखनी निकालनी पड़ेगी। आपने तकरीबन 80% अपना जो गोश्त है या मटन या बीफ वटेवर आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको पहले प्रेशर कुकर के अंदर पकाना पड़ेगा, और पकाने के बाद फिर जब वो 80% रह जाएगा और फिर आप उसको इसी तरीके से ऑयल में लेके आएंगे, सेम फ्राई करेंगे पहले उसको, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, उसी तरीके से बाकी प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम होगा। उसमें बिल्कुल भी कोई जो है वो चीज़ों का डिफरेंस नहीं है। तो ये जो रेसिपी है ये बड़ी ही आसान और क्विक बनने वाली रेसिपी है। बस शर्त ये है कि आपके पास जो है फ्लेम थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रा तेज़ कुकिंग के ऊपर जो है ये बनेगा, क्योंकि जितना इसकी जो है फ्लेम स्लो होगी उतना ही कीमा अपना पानी निकालता जाएगा, क्योंकि इसमें और भी चीज़ों के जो है वो लिक्विड जाने। हाँ। अच्छा, इसी साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। इसमें सॉल्ट जाएगा टू टेस्ट, आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन इसको कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रहे हैं। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। अब जब ये प्रोसीजर हो जाएगा, पानी ड्राई हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर ये ग्रीन चिलीज़ डाल दूंगी, और ग्रीन चिलीज़ डालकर हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। अच्छा, सारे स्टेप्स इस तरह है कि स्टेप वाइज ही आपको उसको कुक करना पड़ेगा। पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा होगा, इसी तरीके से ग्रेजुअली हम सारे स्टेप करेंगे। फिर जब टमाटर डाल देंगे, चीज़ें तो सब में एक ही डलती है ना जी, चीज़ें अगर आप देखो तो सारे खानों में एक ही डलती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जी, वो ज़्यादा वो होती हैं, मतलब प्रोसीजर्स फ़र्क होते हैं, बिल्कुल, और उसी से फ्लेवर आता है। पाकिस्तानी कुजीन जो है ना जुगनापी, उसमें ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं ना वो सिमिलर है, बट वे ऑफ कुकिंग का जो है या वो कहते हैं टेक्निक्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। उसके बाद जो है आप इजीली उसको आप इंजॉय कर सकते हैं अपने मील को, बस अप एंड डाउन करना होता है आपने। ये देखे ना, मैंने कहा मैं अदरक लहसुन सारा जो अंदर लगा हुआ है हमारी मशीन के अंदर उसको निकाल लूँ, बिकॉज फ़ायदा क्या है इतना ज़्यादा बनाने का जब आपने उसको निकालना ही नहीं है। तो अच्छा खासा उसकी एक मिकदार निकली है। अभी वही चीज़ है ना कि चीज़ों को तरीके से करें। मैं इतनी दफ़ा देखा यार लोग सब्जियां काटते हैं और सारी की सारी सब्जी जो है वो बाल बर्बाद कर लिए। अच्छा चलो, हेलो, ठीक हो गया, हाँ जी, ठीक सेट कर दो भाई, फर्स्ट क्लास हो गया। देखो ना, साथ खाना बनाने का ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट आपकी लुक ठीक रहती है। हाँ, हम देखें आपने खाने के साथ आपकी लुक का भी ख्याल रख रहे हैं कि देखिए आप खूबसूरत। अब इसके साथ वो जो आपने मैंगो डिलाइट की रेसिपी हमारे साथ शेयर की थी, अगर हम वो बना, और बाय द वे मैंगो डिलाइट जो है अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो वो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, अपने PTV के। हमने क्योंकि उस पर पूरा शेयर भी किया था, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अनम और मैंने घर पे भी फिर बनाई थी मेरे YouTube चैनल पे, जुगन काजिम पे, तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं उसके ऊपर मैंगो डिलाइट की रेसिपी। आप सोचे ना कि ये आपने बनाया कीमा और उसके साथ आप मैंगो डिलाइट सर्व कर दें, अच्छी खासा पूरा आपका दस्तरखान और बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की ड्राई आइटम के साथ इस तरह का जो मीठा होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप को जुगन आपी ने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है, आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। अब इसको हम 1 से 2 मिनट सिर्फ कुक करेंगे, और कुक करने के बाद जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये मसाला जात। और मसाला जात क्योंकि अब आप देखें
कि कीमे ने ऑयल छोड़ना जो है वो शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब अगर यहाँ पे मटन या बीफ का कीमा होगा तो उसका कुकिंग टाइम कुछ और है, क्योंकि ये चिकन का कीमा है और थाई पीस हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं, तो उसका कुकिंग टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को मैनेज करना है। जब अगर आप मटन या बीफ भी ले रहे हैं तो वो भी हाथ का ही होगा कीमा, लेकिन उसका जो है कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसको आप अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। अब आप बेशक ये मसाले डाल लें इसके अंदर, और ऑफ कोर्स भूनना जो है वो आपको ज़्यादा पड़ेगा अपना दूसरा वाला कीमा। बिल्कुल ज़्यादा भूनना पड़ेगा उसके अंदर, उसकी भुनाई फ़र्क है। बिल्कुल। असल में थाई मीट जूसी ज़्यादा होता है ना। बिल्कुल। और मैं वैसे भी ना चिकन में जब ख़ास तौर पे कीमा मैं करवाने जाऊँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि पहली प्रेफरेंस यही है कि आप थाई का कीमा लें। अदर देन अगर आप थाई नहीं ले रहे, क्योंकि थाई को होल्ड करना, जैसे अगर आपने कोफ्ते वगैरह बनाने हैं तो उसको होल्ड करने के लिए भी थोड़ी टेक्निक चाहिए होती है, तो आप मिक्स भी कर सकते हैं। हाफ पोर्शन चिकन ब्रेस्ट और हाफ चिकन थाई का लेकर आप उसका कीमा भी करवा सकते हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। ये हमने मसाले डाल दिए इसके अंदर। अब ये मसाले डाल के 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे, क्योंकि हर चीज़ को आपको इसमें कुक करना पड़ेगा, क्योंकि और हर उसको चीज़ का आप कच्चापन। बुनाई का जी। टाइम तो देना। थोड़ा और सा दूसरी इसमें बात मिक्स घी करने और का। डलेगा, थोड़ा सा घी और डलेगा। हाँ, मुझे वही लग रहा था, मैंने इसीलिए पहले भी हल्का सा डाला था। देखिए ये अब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यू कांट एग्जैक्टली कॉल दिस हाँ जी। यू नो, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा अगर अभी देखा जाए, तकरीबन 1 किलो कीमे के अंदर हमने अभी तक अप्रॉक्स 1 कप भी पूरा नहीं अभी तक डाला। नहीं नहीं, बहुत कम तेल डाला है। हाँ जी। आधा कप डाला तो होगा। लेकिन एक चीज़ है जुगनाबी, इसमें ना मैं आपको यही कोशिश करूँगी कि कहूँगी कि अपने घर में इसको जब भी बनाएं देसी घी में बना लें या बटर में बना लें या घी में बना। या घी में बनाएं, क्योंकि ऑयल के अंदर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसका टेस्ट वो निकल कर नहीं आता। फिर आपको ऐसा लगता है कि कमर्शियली हमने जो खाया था उसका टेस्ट डिफरेंट था। अच्छा, मेरा एक सवाल और- है। अक्सर जी। लोग कहते हैं कि भुनाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल का इस्तेमाल करें, मक्खन और घी में भुनाई सही नहीं होती, इसके बारे में क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही होती है जुगनाबी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इस चीज़ का ये मिथ है एक बहुत बड़ा कि इसकी भुनाई नहीं होती है, बिल्कुल भुनाई सही होती है। और एक और चीज़ जुगनाबी, आपके जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे तवा आपने यूज़ किया, इसके ऊपर जो कीमा बनेगा उसका टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो कीमा कढ़ाई में बनेगा उसका टेस्ट प्रोफाइल डिफरेंट होगा। बिल्कुल। तो आपके इक्विपमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो किस तरीके से जो है आप उसको अपनी रेसिपी को कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस चीज़ में हम बना रहे हैं उसका भी एक फ्लेवर आपके खाने के अंदर आता है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि जिन बर्तन भांडों में कुक करने हैं उनको सोच समझ के यूटिलाइज बिल्कुल। करें। अल्यूमिनियम हम मना करते हैं। जी। हम क्यों अल्यूमिनियम मना करते हैं? क्योंकि अल्यूमिनियम डेंजरस है। उसके जो ज़रात हैं वो खाने के अंदर जाते हैं और वो आपको उस तरह से इफेक्ट करते हैं। अब ये देखें आपका अच्छा, कीमा। ये अब आप अगर कैमरा दिखा रहा हो तो ये जो नीचे लग रहा है, इसका मतलब है कि चिकन के अंदर से जितना मॉइस्ट था ये देखें। वो सारा जो है वो ये- ड्राई हो चुका है। अब चिकन हमारी बिल्कुल अपना कच्चापन जो है वो ख़त्म कर चुका है। उसमें जितना एक्सेस वाटर था वो सारा ख़त्म हो गया। जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी जितना वाटर था वो सब खत्म हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे और जिंजर टमाटर। गार्लिक पेस्ट भुन भी गई है इसके जी अंदर। बिल्कुल भून भी गई है। क्योंकि होता ही है कि जब तक चिकन का पानी नहीं ड्राई होगा तो फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक का पानी ड्राई होगा, उसके बाद वो कहीं अब बुनाई की जी, तरफ बिल्कुल। गई चीज़। और जो आप हर चीज़ जो है ना, खास तौर पे खाना आपका इंटरेस्ट और आपका टाइम मांगता है। यही अगर उस वक्त पानी निकल रहा था, हम जिंजर गार्लिक भी डाल देते, उसको कम्प्लीटली ड्राई भी ना करते, तो हमारे खाने में एक पर्टिकुलर जो है, बेशक ये चिकन का कीमा है, एक पर्टिकुलर हमक जो है वो उसके अंदर रहती। बिल्कुल। अब आप बेशक वो जो ग्राइंडर है जिसके अंदर एक्सक्यूज मी, हाँ, उसी का पानी जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाते हैं, जिसमें हमने अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को किया था, ताकि जो है हमें हल्का हल्का जो फ्लेवर इसके अंदर मिलता जाए। क्योंकि नीचे जो उसके लगा हुआ है ना, अभी हमने उसको भी उतारना है। जी बिल्कुल। क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो एक्चुअली इज द रियल थिंग। जैसे मैंने इतना गंद मचाया ना आज, कोई बात नहीं। खुला बर्तन है ना ये, अच्छा, पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि टमाटरों ने भी अपना जो और पानी है, फ्लैट चीज़ है, तवा हाँ, है। तवा है, और टमाटर ने भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेंगे वो भी। तो अब जो प्रोसीजर है, अब जब तक आपके टमाटर बिल्कुल इसके अंदर अच्छी तरीके से अच्छा, आपने incorporate- छिलका भी उतारा है ना? जी, मैंने वैसे कभी भी पाकिस्तानी खाने में टमाटर छिलके समेत नहीं डाले, क्योंकि वो एक तो खाने में और प्रेजेंटेबल भी नहीं लगते, और वो बाद में आप खा रहे हो तो छिलके आ रहे हो तो वो भी अच्छी एक चीज़ मज़ा नहीं आता, लगती। हाँ। तो विदाउट छिलका अगर बना लें तो बेहतर है।
और अब आपने इसको तब तक कुक करना है, दम में इसको कुक करेंगे जब तक आपके टमाटर अच्छी तरीके से इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से भून नहीं जाएंगे। और फिर उसके अंदर हम जब टमाटर फाइनल हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप के करीब दही। और दही डाल के आप बेशक वो उसका रखा हुआ है वो नहीं, आप देखे ना, आपके पास अगर इस टाइप की भी हाँ, चीज़ है तो आप ये भी रख सकते, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन। आई जस्ट थॉट कि ये आपका क्योंकि हाँ। इसके पास कवर है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। बट याद रखें कि नीचे से लगे ना। भाई व्यूअर्स, आज हमने एक सेगमेंट करना था स्किन और हेयर से रिलेटेड, लेकिन हुआ कुछ ये कि बारिश इतनी शदीद, मैंने आपको कहा था ना, एक तो थोड़ी होती है बारिश, एक होती है ज़्यादा बारिश, एक होती है शदीद बारिश। तो आज क्योंकि शदीद बारिश लाहौर में हो रही है तो एक सेगमेंट तो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे सेगमेंट के जो गेस्ट्स हैं वो नहीं पहुंच पाए। बड़ी उन्होंने कोशिश की, फिर वो स्टक हो गए। तो हमने सोचा कि जो हमने नेक्स्ट सेगमेंट करना था उनके गेस्ट तो पहुँच गए, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इनकी प्रोफेशनलिज्म की दाद देना चाहूँगी। देखें, वो लोग जो आ रहे थे वो भी प्रोफेशनल हैं, लेकिन मसला ये है कि किसी की गाड़ी फंस गई, किसी का ये हो गया वो हो गया, जैसे तैसे भी। जैसे कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में भी व्यूअर्स अनम ने और मैंने कहा कि नौकर की ते नखरा की। नौकर सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा पॉइंट नहीं था कि हम जॉब कर रहे हो, कोई भी काम व्यूअर्स करें, चाहे आपने किसी के घर जाने की कमिटमेंट की हो कि जी मैं आपको आके 4 बजे मिलूंगी, नहीं जा सकते, टाइमली उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दें। सो द पॉइंट इज़, ये प्रोफेशनलिज्म और एटिकेट जो है आपको, चाहे आप नौकरी पेशा हो या आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको कामयाबी की तरफ गामजन करता है। आज 3 बहुत ही कामयाब और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं, तो इनको वेलकम करना चाहूँगी। पहले इनका तारुफ करा के फिर बताऊँगी कि इनसे बात क्या करनी है। अली खालिद हमारे साथ हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। देन वी हैव समन जबीन विद अस। समन आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, लोकल ई कॉमर्स की तरफ इनका रुझान है। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। एंड देन वी हैव विद अस बहुत ही खूबसूरत नाम वाली फ़ख्रुन्निसा, राइट? फ़ख्रुन्निसा कासिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो घर वाले क्या बुलाते हैं प्यार से? फ़ख्र। हाँ, फ़ख्र। फ़ख्र। अच्छा, घर में लड़का बन जाती है। अच्छा, तो फ़ख्र साहब ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया से वाबस्ता है। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स, ये अब 3 लोग सिमिलर फील्ड बट एट द सेम टाइम अपना अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। क्यों बुलाया इनको? बुलाने का रीज़न ये था कि व्यूअर्स, मेरे लिए स्टार या सेलिब्रिटी या एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी सिर्फ वो नहीं, मेरी ज़ात के लिए पर्सनली एज अ मीडिया पर्सन, अगर वो सिर्फ मीडिया का हो या क्रिकेटर हो, सिंगर हो, पॉलिटिशियन हो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, मेरे लिए स्टार वो है जो अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सोचे कि नहीं यार, मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं लोगों के लिए रोल मॉडल बनूंगा या बनूंगी। सो मैं बार बार आपको कहती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, अपने काम की तरफ आएँ। और बड़े लोग मुझे मैसेज करते हैं, आप ही कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल। 100% मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, लेकिन 3 लोग बैठे हुए ना आज मेरे सामने, ये तो कर रहे हैं और इन्होंने किया और हिम्मत भी की। और बड़ी खवातीन मुझे कहती हैं कि बंदे कर लेते हैं, तो मैंने जान के कोशिश की कि शुरू में आपको मैं पहले 2 लेडीज से भी मिलाऊँ और एक यंग मैन से मिलाऊँ। हर बंदा सोचता है कि एक स्टेज पे पहुंच के हम आगे जाएंगे। खैर, मेरी तो बकबक ख़त्म नहीं होती, जो लोग बैठे हैं उनसे हम बात करते हैं, लेकिन खुशी मुझे इस बात है। सुबह आपको कहता है आज बड़े अच्छे मूड में आई हूँ, इसलिए आई हूँ क्योंकि आज मेरे सामने असल रियल लाइफ हीरोज़ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को चेंज किया। अली, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि ख़वातीन आज सेट पे लेडीज़ ही लेडीज़ हैं, तो मैंने कहा बेचारे लड़के को हम पहले मौका दे देते हैं। सो अली, आपकी स्टोरी क्या है? स्टोरी ऐसे है कि मेरी जो स्टडी थी वो मेरी थी अकाउंट्स में, और अकाउंटिंग थी, बीकॉम था, उसके बाद एक्चुरियल साइंसेस, रिस्क मैनेजमेंट। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो था ना, यानी कि अच्छी खासी आपने तालीम हासिल की, ये नहीं है कि आपने ये नहीं कि मैट्रिक या आपने बीए किया या एफए किया, आपने मास्टर्स तक पढ़ाई। मास्टर्स एक्चुरियल साइंसेस में किया, उसके बाद मैंने फिर कंप्यूटर साइंस में भी किया। अमेजिंग। उसके बाद फिर जॉब के हालात तो आपको पता है पाकिस्तान में कैसे हैं, इधर जाएं जॉब। बेटे, मैं आपको एक बात बताऊं, जी, जॉब के हालात पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। दुनिया में बिल्कुल, क्योंकि मैं कनाडा में पढ़ी हुई हूँ, मेरे बहुत सी फैमिली और फ्रेंड्स कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में हैं। हर बंदा रो रहा है
क्योंकि नौकरियां खत्म हो गई हैं अली। इसी का फिर इसी को इस तरह किया ना, फिर मशीनें आ गई, डिवाइसेस आ गई, बंदों की इंसानों की जरूरत नहीं रही। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? फिर इस तरह के जॉब तो अच्छी मिली होगी आपको? नहीं, जॉब्स के लिए अप्लाई करता रहा, करते रहे? हाँ करता रहा, साथ साथ की भी जॉब्स की भी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी, क्योंकि कुछ टाइमिंग का इशू, कुछ वैसे अपनी हेल्थ के लिए उस मतलब आना जाना ये वो, तो इससे बचने के लिए फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। और फिर जो पैसे बंदा कमाता है जॉब से, देखो एक सेट अमाउंट है जी। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल व्यूअर्स कोई एक नंबर ले लेते हैं 50,000 है। अब उस 50,000 में हो सकता है कि आप बड़े आराम से सुकून से अपना घर चला रहे हो, लेकिन अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, तो बस इस्तग़फ़ार, कोई बीमारी आ जाती है, कोई ऐसी तकलीफ आ जाती है, कोई क्राइसिस आ जाता है, अपना घर बनाना है, फिर पैसे कहाँ से आएंगे व्यूअर्स? क्योंकि आप एक जॉब में हैं, वो 50,000 से आपको 55,000 पे ले जाएंगे, शायद 60 पे भी ले जाएं। 5 लाख तो नहीं एकदम से देना शुरू कर देंगे ना आप, कितने भी अच्छी कार, राइट अली? ये तो नौकरियों की है मामला। हो सकता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी चीजें भी मिले, लेकिन वो एक हद तक आपको कवर करती हैं। जी, आपकी स्टोरी क्या है मैम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समन जबीन है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैंने 2010 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो 2012 में मेरी शादी हो गई, तो शादी की लाइफ में बिज़ी हो गए, लेकिन आफ्टर मैरिज मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए। ससुराल की तरफ से एज सच कोई प्रेशर नहीं था, ना हस्बैंड की तरफ से। लेकिन ब्रेक में बता रहे थे कि आपके इन-लॉज और आपके हस्बैंड तो आपके एक्सट्रीमली सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है, उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो फिर मैंने अपने कुछ करने का सोचा। एक फ्रेंड के थ्रू मुझे ई रोज़गार का पता चला। ई रोज़गार में इनरोलमेंट के बाद मैंने वहाँ से अपना कंटेंट राइटिंग का और कंटेंट क्रिएशन का कोर्स किया और फ्रीलांसिंग का मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया। फाइवर पे मैंने अपने गिग्स क्रिएट किए, वहाँ पे आर्टिकल राइटिंग की सर्विस अभी तक मैं दे रही हूँ और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा अर्न हो जाता है फाइवर पे। और रिसेंटली शीविंस की तरफ से मुझे मैसेज आया था उनका ई कॉमर्स का कोर्स अटेंड करने का, वो मैंने अपनी कंप्लीट किया उसका कोर्स, और उसके बाद अब मैं अपने लोकल ई कॉमर्स व्हाट्सएप के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग के थ्रू मैं वो भी साथ साथ कर रही हूँ। तो ये 2 चीज़ें इकट्ठी मैनेज कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। जी मैडम, आपकी स्टोरी? मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो टीचिंग के अंदर हूँ। वाओ। जी, आई हैव बीन टीचिंग इन कॉमसेट्स फॉर द लास्ट 15 इयर्स। 15 साल? जी, 15 साल से 2010 से। आप मेरी तरह नौकरी भी करती हैं और अपना काम भी जी करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे मेरे अंदर जो ये काम करने वाली बात है बहुत पहले से थी। जब मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको बहुत सारे लोगों को इनिशिएटिव स्टार्टर्स प्ले करके दिए, बट वो कहते हैं ना एक चीज़ आपके अंदर आपकी जीन्स के अंदर होती है, तो दैट मोटिवेटेड एक्चुअली। और उसके बाद फिर मुझे मैडम हिना मिली जो पंजाब IT बोर्ड से हैं, और हमारा शीवेंस का जो प्रोग्राम है वो उसको हेड कर रही हैं। और बेसिकली शी वाज द पर्सन जिन्होंने मुझे इसकी चीज़ की तरफ आने में बहुत हेल्प आउट किया। मेरी इनरोलमेंट हुई, मैंने इनके साथ जो है शीवेंस प्रोग्राम में ई कॉमर्स प्रोग्राम को किया, और बेसिकली मेरे बिज़नेस का जो स्टार्ट था वो वहीं से हुआ। मैंने उनके पास से ट्रेनिंग ली है, मैं उनके अलुमिनाई हूँ। और आप अब आगे से ट्रेन करते हैं लोगों को? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात शीवेंस की यही वाली तो बात है सबसे अच्छी कि भाई हम आपको खुद मुख्तार करते हैं, आप फिर और लोगों को खुद मुख्तार करें। क्योंकि देखो एक बात अंडरस्टैंड करने वाली है व्यूअर्स, हम अक्सर कहते हैं गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती। गवर्नमेंट करती है, वो आपको इनिशिएटिव्स भी देती है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी देती है, वो हमने कैच करने होते हैं। अब आप एक तो उसको कैच करें, और फिर जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप दूसरों को गाइड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने ना सिर्फ खुद लिया बल्कि आई गॉट 3 किड्स, और मेरी सबसे बड़ी बेटी है, शी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। उसने और हमने इकट्ठा मिलकर ये जो है, शी इज़ ऑल्सो अलुमिनाई ऑफ शीवेंस प्रोग्राम। उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर उसने जो है वो भी अलुमिनाई है, उसने भी कोर्स कंप्लीट किया है। अभी वो ग्रेड 9th में है, बट शी इज़ स्टिल डूइंग द वर्क। सही। तो इन्होंने तो बता दिया इनका शुरू कैसे हुआ, ये आपकी कहानी कैसे, मतलब आपका अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे लिया? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल जो लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने वो सवाल कवर करने हैं जो व्यूअर्स मुझे DM करते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे मुझसे सवाल करते हैं कि आप भी करें कैसे। शो बड़ा अच्छा था फलां दिन, आपने कहा कि हमें अपना काम करना चाहिए, आपने आइडिया भी दिया कि क्या काम करना चाहिए, करें कैसे? वो पहला कदम मुश्किल होता है अली। पहले इस तरह हुआ कि पहले मैं खुद से करता रहा काम, काफ़ी देर स्ट्रगल की ऑनलाइन काम करने। समझाओ, क्योंकि व्यूअर्स को समझाओ कैसे। पहले मतलब खुद से ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर हो गया, फ्रीलांसर, इस पे अप्लाई करता रहा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया, बिड्स की। इसके बाद फिर ज्वाइन मैंने वो तकरीबन 2-4 साल फिर छोड़ दिया, मैंने तंग आके कि ये नहीं हो रहा मेरे से। फिर मैंने ज्वाइन किया ई रोज़गार।
प्रोग्राम ना, ई-रोज़गार। हाँ, उधर से फिर दोबारा एक रिवाइव हुआ, जो दोबारा सारा कुछ पता लगा कि कैसे कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी। बड़े लोग ऐसे इनिशिएटिव्स का हिस्सा होते हुए ज़रा कतराते हैं, क्योंकि आप तीनों ने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को अवेल किया, तो मैं चाहूँगी कि मुझे उस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, और अगर अच्छा नहीं था तो बता दो। नहीं, बहुत अच्छा था। नहीं, मैं पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आवाम ये कहती है कि जी आप शो पे सच बोला करें, तो सच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना, हमेशा लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं होता, तो आप लोगों ने उसमें इनरोल भी किया और उसमें फिर काम भी किया, तो वो एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स। मतलब वो सब कुछ जो भूला हुआ था मैं, वो सारा कुछ दोबारा हुआ। मतलब ऐसे था कि जो चीज़ें मुझे नहीं थी कितना लंबा था ये रोजगार का कोर्स? वो 3 मंथ्स का था। अच्छा, और उन 3 मंथ्स में आप साथ साथ क्या करते रहे? साथ अपना रेगुलर जो स्टडीज़ वगैरह भी साथ चलती है, साथ साथ करते रहे। फिर उसके बाद प्रॉपर फ्रीलांसिंग में मैं आ गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। फिर डिफरेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, उनके साथ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट किए। तो अब आपकी सिचुएशन क्या है? जैसे कि अगर आपकी मैं रूटीन का पूछूं तो रूटीन तो फ्रीलांसिंग से अच्छी। तो पता है क्यों? क्योंकि वो ये लोग कहते हो अपना काम करने का मतलब है बंदा सोई ना, 24 घंटे काम करता रहे, क्योंकि जब लोगों को बड़ी गाड़ियों में चीज़ कहते हैं इनकी तो कोई लाइफ ही नहीं होगी। हाँ जी, रूटीन इस तरह है ना, इसमें कोई आपका बॉस नहीं है, आप अपने खुद बॉस हैं, तो आप डिपेंडेंट नहीं होते कि किसी का काम मतलब आपको कोई कह रहा है, फोर्स कर रहा है कि आपने ये करना है। तो क्लाइंट डिफरेंट आपको टाइप्स के मिलते हैं ऑनलाइन, लेकिन ये होता है कि आप अपनी मर्जी उसमें चला सकते हैं, बस ये है इसमें। सो अब अगर अपनी ज़िंदगी को देखते हो उस वक्त की बनिस्बत जब नौकरियां ढूंढ रहे थे, नहीं अब तो बहुत डिफरेंस है ना। तब डिपेंडेंट था ना, मतलब नौकरी पे डिपेंडेंट था। अभी एक घर बैठ के अपने बेड के ऊपर वहाँ ही काम करता हूँ, साथ चेयर है, उधर कभी कर लिया, कभी बेड पे लेट के भी कर लिया, तो उधर ही सो गए काम पे। सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स का, कि हम अपने काम को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते हैं। आपको पता है, नॉट बाउंड कि हमने इस टाइम के अंदर। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इज अ फॉरेक्स ट्रेडर, तो वो क्या करती है, वो सारा दिन जो है अपने बच्चे काम कूम पाकिस्तान में, तो आपको पता है बाहर तो रात को चीज़ें हमारे स्टार्ट होती हैं, तो वो क्या करती है अपने बच्चों के सारे काम मामलात सारे डे में करके, बच्चे छोटे हैं उनको सुला दिया, सोने के बाद वो अपना काम करती है। वो कहती है जुगन 2, 3, 4 घंटे में मैं अपना काम डन करके सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड काम पे गए, फिर मैं उस टाइम में 2-3 घंटे अपनी एक्स्ट्रा नींद पूरी कर लेती हूँ। बच्चे आए, कहती है ना मेरा घर सफ़र कर रहा है ना मेरा काम सफ़र कर रहा है। और अगर नहीं मूड कुछ देर चीज़ों को साइडलाइन करना है तो आप कर सकते हो, कोई बॉस सर पे नहीं है जो आपको डांटेगा या गालियाँ निकालेगा या बेइज्जतियाँ करेगा। बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी ग्रोथ डिपेंड ही आपकी सेल्फ मोटिवेशन पे करती है। और जैसे हम सब फ्रीलांसर्स भी हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे हैं यू गेट टू नो मैनी गुड पीपल एज वेल, तो आपके लिए उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। सबसे मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमें अच्छे लोगों से काम करने के साथ बड़ा अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। व्हाट अबाउट यू समन, इसी चीज़ के बारे में आप क्या कहोगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है? मेरी लाइफ में आपको बता रही हूँ 2019 के बाद इसी तरह ही चेंज हुई जब मुझे फ्रीलांसिंग का पता चला। लेकिन डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि पहले लाइक एज एन एजुकेटेड पर्सन सिर्फ घर में बैठना, एज अ हाउस वाइफ वर्क रहना, वो ज़रा फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था। हालांकि बच्चे भी हैं माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद कुछ करने का जज्बा था। लेकिन यूँ फ्रीलांसिंग से इंसान सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है अपनी मर्ज़ी से, जैसे बंदा खुद कमा रहा होता है, तो ज़रा वो इंडिपेंडेंस ज़्यादा आती है इंसान के अंदर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, तो इंसान कंफर्टेबली अपने टाइम में जो भी है फ्रीलांसिंग का जो भी काम है वो कर लेता है। एग्जैक्टली मेरा ज़्यादा काम, जब मैं आर्टिकल राइटिंग करती हूँ, मैं बच्चों को रात को सुला के उसमें रात के टाइम 2 बजे के बाद से मैं ना वो लिखती थी, क्योंकि उस टाइम पे लिखना आई डोंट नो क्या है, लेकिन आर्टिकल राइटिंग जो है ना वो उसमें उस टाइम में बहुत अच्छा काम हो जाता था। इंटरनेट सर्च करना हमने सीखा था, उस पर सर्च करके तो हम आर्टिकल कंप्लीट किया करते थे। इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर भी ये कवर हो जाता है। अब देखो, आपकी बात तो समझ ली, अब करें क्या? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को अब हम गाइड करें। आप तो हो गए खुद मुख्तार, और वैसे भी आप लोगों को भी सिखाते हो, गाइड करते हो। व्यूअर्स को आप मुझे गाइड करो कि देखो, अगर कोई एक यंग मैन है, अभी ग्रेजुएट किया है, बड़ा एक्साइटेड कि यार मुझे अब बड़ी वो जो है हाई फाई नौकरी मिल जाएगी, आपको मास्टर्स के बाद नहीं मिल रही थी, राइट? और मिली भी तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, या मतलब आपने लाखों
एक्चुअली सच्ची बात है, जब पूरी एजुकेशन को देखो तो कभी कभी करोड़ों भी खर्च हो जाते हैं तालीम के ऊपर एक इंसान की, और उसके बाद रिटर्न आपको पर महीने 30,000 25,000। आजकल तो व्यूअर्स इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही, इंटर्नशिप मुफ्त की जिसमें आपने किसी को पे नहीं करना। लोग कहते हैं हमने दफ्तर में नहीं एक्स्ट्रा लोग गुजारने, ये हाल हो गया। सो क्या करें? अब एक बंदा है वो करना चाहता है, आप उसको किस तरह गाइड करेंगे? पहले तो वो डिसाइड करे कि उसने फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले वो देखे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, कहाँ पे वो काम कर सकता है, ठीक है, ये देखे। उसके बाद फिर हर एक के ऊपर अपना अकाउंट बनाकर उधर उसके बारे में रिसर्च करे कि कैसे वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलता है। जैसे फ्रीलांसर पे और तरह होगा, फाइवर पे और तरह होगा, हर प्लेटफॉर्म का अपना तरीका होता है, वो देखे। उसके बाद डायरेक्ट क्लाइंट की तरफ आए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट जो है वो उस जैसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करे, क्लाइंट हंटिंग करे, और बेसिकली पेशेंस वाला काम है। और वैसे एक बात बताओ व्यूअर्स, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया और एकदम से उनका चल पड़ा। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 6-8 महीने साल अपने अंदर एक इन्वेस्टमेंट की टाइम की। देखिए व्यूअर्स, इस टाइम के दौरान आप जॉब और ये साथ साथ भी कर सकते हैं, और जब एक दफ़ा स्टेबल हो जाए तो आप जॉब छोड़ दें, बेशक रिज़ाइन दे दें, अपना टाइम पूरा करें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का है, और आप अपना बाकी का करें। ऑप्शंस बहुत से हैं। आप अली की तरह बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हमारी गर्ल्स की तरह जॉब और वो दोनों सी चीज़ें साथ लेके चल सकते हैं, या सिर्फ आपने अगर ये अपनी फ्रीलांसिंग का काम करना है तो आप अपनी चीज़ों से फ्री होकर ऑलमोस्ट लाइक अ हॉबी करें। लेकिन व्यूअर्स, मज़ा तो फिर उस हॉबी का है ना जिसके साथ कुछ पैसे भी कमाने को मिल जाए। और सिंपल बात है, मुझे अक्सर ख़वातीन जो होम मेकर्स होती है कहती है जुगन सबसे ज़्यादा चुपता पता है क्या है? मियाँ की सालगिरह है, उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट लेना है, केक तक खरीदना है तो मियाँ के पैसे से खरीदना है। तो ये चीज़ ज़रा लगती है इंसान को, मेरी अपनी अर्निंग होनी चाहिए, अपनी चीज़ होनी चाहिए। तो जस्ट एक पॉकेट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे, उनकी भी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि व्यूअर्स हिम्मत करनी है। और अली ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पहले आप फैसला कर लें। बात है ये नफ्सियात की, आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है। हम जॉब मेंटालिटी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, मैं नहीं निकल पाती, सच्ची बात है। मैं अपनी बिजनेस चला भी रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरी नौकरी पेशा में सोच है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, और एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर होने के लिए ये ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं, शेफ़ अनम हमारे साथ हैं। जी अनम जी, जुगन आपी शनवारी चिकन कीमा जो है वो रेडी हो गया है। सैलेड और रायते के साथ हमने इसको सर्व किया। अब यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप इसको रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ या नान, व्हाटएवर, खाली भी खा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक और बात करूँगी व्यूअर्स, यहाँ पे आपकी मुलाकात अली से हुई, समन से हुई, फ़खरुन्निसा से हुई, अभी एक और पर्सनैलिटी ने भी मुझे ज्वाइन किया, वो भी एंटरप्रेन्योर है। लेकिन अब ये जो लड़की आपके सामने खड़ी है जिसका नाम है अनम शेख, आप बताइए कि अब आप क्या करने जा रही हैं? जी, मैं इंशाल्लाह ताला सून लाइक विद इन 2 मंथ्स के अंदर अपना रेस्टोरेंट ओपन करने लगी। और मेरी जर्नी जो है वो इधर से ही शुरू हुई है। और जिस दिन मैं यहाँ पे डे 1 पर आई थी, और तब भी मैंने आपसे ही आपके साथ अपना शो स्टार्ट किया था। और मैं आज भी ये कहती हूँ कि मेरे 2 ही मेंटोर्स हैं, एक जुगन आपी और एक कैसर शरीफ सर, हमारे जनरल मैनेजर। और मैं भी कहने लगी थी कि तब मैं याद है शुरू में ही कैसे साहब ने कहा हाँ इंशाल्लाह जल्द अपना रेस्टोरेंट भी खोलना है तुमने, और ये लेट हो गई है। हाँ जी, क्योंकि व्यूअर्स मैं इसको बड़े सालों से कह रही हूँ, मैंने कहा यार काश मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड होती, काश मेरे में इस किस्म का हुनर होता। फूड बिजनेस, देखिए अल्लाह माफ़ी दे, कुछ भी दुनिया में हो जाए, खाना खाना नहीं रुकता, खाने की ज़रूरत है ही है। उस फील्ड के अंदर अगर बंदा काम में आता है और अच्छा काम करता है तो आप अरबपति भी बन सकते हैं, करोड़पति तो दूर की बात है। बिल्कुल। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर हुनर और टैलेंट भी है और फिर भी आप उसको कैश ना करें तो आई एम सॉरी बेटा, वेरी बैड, 2 महीने में अनाउंस कर देना, मेहरबानी तुम्हारी। कोई बात है ना व्यूअर्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खुद कमा रहे हैं तो दूसरे भी कमाए ना। बिल्कुल। ये एक हमारे यहाँ बहुत बुरी मेंटालिटी है कि खुद अगर आप कमा रहे हैं तो आप छुपा के ना चुप करके उसको बैठ जाते हैं कि किसी और को ना पता चले। तो मुझे एक बात बताएं व्यूअर्स, मैंने अपने हिस्से का खाना है, आपने अपने हिस्से का खाना है, तो आप अपने हिस्सा का खाए, मैं अपना खाती हूँ। और अगर आप भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रही हूँ, पूरा मुल्क कमा रहा है और खुशहाली है हमारे मुल्क में, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है। ऐसे भी तो ममालिक है ना जहाँ पे कोई भी इंसान रात को भूखा नहीं सोता,
जहाँ पे हर बच्चा तालीम याफ्ता है, हर बुजुर्ग जो है उसकी केयर की जा रही है। अगर वो घर में अपने नहीं रह पाता तो उसके लिए स्टेट जो है वो चीज़ें क्रिएट करती है। ये तभी होता है जब मुल्क के लोग, जब आवाम कंट्रोल लेती है। एक और ऐसी बड़ी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है, बड़ी कम उम्र पे बड़ी कामयाबी हासिल की है, डायरेक्ट मंडी बहाउद्दीन से आए हैं आज, नासिर तौकीर। अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम सलाम। नासिर, आप खुद मुझे बताएं अपनी कहानी, रादर देन कोई इंट्रोडक्शन, इट्स मच बेटर कि आपसे हम आपकी ज़बानी आपकी स्टोरी सुने। बेसिकली मैं एक छोटे से सिटी मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर जो हैं उनकी एक छोटी सी शॉप थी मिठाई की। अच्छा। पेरेंट्स भी इतने कोई ख़ास पढ़े लिखे नहीं थे और बड़े बहन भाई भी कुछ ख़ास पढ़े लिखे नहीं थे। तो मेरी स्ट्रगल मेरे खुद से ही रही है कि आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट तो कॉमर्स से किया था, आई.कॉम, बी.कॉम, और हमारे उधर सिटी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मेरा एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढूं और आईटी की फील्ड में जाऊं। फिर इसलिए मैंने उधर इस्लामाबाद में एडमिशन लिया था, MIT में। अच्छा जी। तो तब से ही इंटरेस्ट मेरा वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ था काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे मैंने जब डिग्री स्टार्ट की, शुरू में स्ट्रगल रही काफ़ी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी से नहीं था। तो जैसे ही मेहनत की उसमें जो है वो अपना कोडिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टॉप किया वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब फील्ड में आए तो इंटर्नशिप्स की, अनपेड इंटर्नशिप्स की, जहाँ पे मुझे कुछ पे नहीं होता था। अब तो बेटे वो भी नहीं मिलती जी। अब तो अनपेड इंटर्नशिप पे भी नहीं कोई रख रहा। हाँ जी। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों अपने ऑफिस के अंदर और रिसोर्स को घुसाया, हमें ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। आजकल तो लोग डाउनसाइजिंग कर रहे हैं। आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज, अभी पिछले दिनों वो एक गाड़ी चलाने वाली जो कंपनी है, नाम नहीं मैं उसका लूँगी, उसके शटडाउन को अनाउंस कर दिया गया। एक ऐसी कंपनी जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। उसी की एक सिस्टर कंपनी होती थी जिसका यू से नाम होता था, वो भी बंद हो गई। सो बात यह है कि लोग तो शटडाउन्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और अब इन कंपनीज की भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है वो किसी ऐप को डाउनलोड करें और उसके थ्रू अपनी बुकिंग्स वगैरह कर लें। तो बहुत से लोगों ने कंपनी शट डाउन कर दी। फिर क्या हुआ? फिर बेसिकली मैं बिज़नेस अपना ही करना चाहता था, क्योंकि जो खुद की ब्रांड होती है ना, वो किसी के अंडर काम करके आप नहीं बन सकते। तो डिग्री के बाद मैंने साथ ही इंटर्नशिप्स के बाद जब जॉब स्टार्ट की, जॉब मैंने की सिर्फ लर्निंग के लिए कि मैं काम सीखूं, करना मैंने अपना है। ठीक है। अपना ही कंपनी सेटअप करनी है। अच्छा, डे वन से क्लियर थे? जी, डे वन से मेरा ये माइंड क्लियर था अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर आप माइंड ना करो बेटा, आपकी एज क्या है? मेरी 27 है। अब देखें ना, ये वाली जनरेशन जो है, जो 20s का एज ग्रुप है, ये शुक्र है कि इस मेंटालिटी के साथ ही आप ग्रेजुएट करते हैं कि अपना ही कुछ करना है। जी। क्योंकि हम लोग जब ग्रेजुएट, जब मेरा एज ग्रुप ग्रेजुएट किया था, तो यही होता था कि अच्छी सी जॉब, अपना काम तो कुछ सोचता भी नहीं था। बिल्कुल। बड़ी कोई ऑड बात लगती थी। हाँ जी। फिर तो जॉब के दौरान साथ साथ फाइवर वगैरह पे प्रोफाइल बना के वहाँ से अर्निंग स्टार्ट की। फिर दोस्तों से अपनी कंपनी ऐसी रखी कि मैं चीज़ें सीखूं। मेन चीज़ आजकल के दौर में कंपनी बहुत मैटर करती है आपके लिए। कंपनी ऐसी रखी कि मैं चीज़ें फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीज़ें सीखूं। साथ फिर अपवर्क स्टार्ट कर लिया। वहाँ पे पहला जो ऑर्डर था आई थिंक वो $10 का था, फिर 50 का, फिर इसी तरह 100 का, बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अब मेरी $300K तक अर्निंग चली गई है अपवर्क पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ फिर जैसे जैसे काम बढ़ाया, जो क्लाइंट थे उन्हें ऑन बोर्ड किया, उनके साथ पार्टनरशिप्स भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हैं मेरी, कि उनके साथ वहाँ के उनके सेटअप के लिए ही काम मैं लेके और उनके लिए ही वो काम करके देता हूँ अब। और आप रहते मंडी बहाउद्दीन में हैं। और अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी है, मैं सबसे ही जानना चाहूँगी कि फिर अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया इससे। बिल्कुल। लोग तो इसी चीज़ से जज करते हैं ना कि क्या किया। जैसे कि मैंने इतना साल काम करके घर बना लिया, अपनी गाड़ियाँ, जब भी गाड़ी ली अपनी ही ली, अल्लाह का शुक्र है। पहले लीज़ पे लेती थी, अब बंदा उस तरह से ख़रीद लेता है डायरेक्ट, ताकि उस मामले से बच जाए। कुछ बंदा बना लेता है अपना। तो आपने इस काम के थ्रू, इंडिपेंडेंस के थ्रू, क्या अपने लिए अचीव किया अभी तक? अचीवमेंट इसमें ये थी कि पहले तो हम पहले शेखुपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ, तो फिर हम लाहौर शिफ्ट हुए पंजाब सोसाइटी में, उधर से बैरिया शिफ्ट हो गए। बैरिया में अपना घर जो है वो बना लिया
माशाल्लाह, बहुत मुबारक। उधर शिफ्ट हो गए अब। क्या बुरा ना मनाओ तो अपनी एज बताओगे बेटे? 35। अब देखिए ना, 35 साल की उम्र पे इमेजिन कर सकते हैं कि किसी ने अपना घर भी बना लिया हो और इतना सारा कुछ कर लिया हो। हम तो सोचते हैं कि जी 60-70 साल की उम्र पे जाके कहीं कोई पेंशन पुंशन कोई चीज़ आएगी तो तब जाके बनाए। सॉरी व्यूअर्स, मैं वो वाली बातें कर रही हूँ जो बचपन से सुनती आ रही हूँ और अभी भी कुछ लोगों की सोच है और उसी को हम चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब अपना माशाल्लाह घर है। अच्छा, इसके थ्रू आपने क्या, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह सिचुएशन फ़र्क थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिफरेंट। हाँ। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फैमिली की तरफ से किसी प्रेशर के बगैर जो शुरू किया तो मैं जस्ट इंडिपेंडेंट ही होना चाह रही थी। घर पे कोई ज़रूरत नहीं थी? नहीं, ऐसा घर पे कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। घर भी अपना है, हस्बैंड का भी अपना काम है, तो मैं खुद अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करना चाह रही थी या कुछ बनना चाह रही थी, इसीलिए मैंने शुरू किया। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बाइक मैंने ली है जो कि मैं खुद चलाती भी हूँ, अपनी बेटी को भी मैंने सिखाई है, तो उस तरफ से भी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। तो इतना मैं कमा लेती हूँ कि इतना खर्चा आराम से खुद हो जाता है मेरे से। और बात यह कि अगर मियाँ के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेना है, बिल्कुल, या अम्मा अब्बा की कोई के लिए कुछ करना है, तो पूछे बगैर कर सकती कुछ कर सकें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा। हम रियलाइज़ नहीं करते व्यूअर्स। औरतें माँ बाप के घर में होती हैं, माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट, शादी हो गई तो हस्बैंड पे डिपेंडेंट, बेटे हुए बच्चे हुए तो फिर बच्चों पे डिपेंडेंट। हर वक्त मांग मांग के पैसे लेना ना, वो भी थोड़ा सा इंसान की इज़्ज़त नफ्स को डैमेज करती है। और फिर एक अजीब सी प्रॉब्लम है, इंसानी फितरत है, ये पाकिस्तान नहीं, ये पूरी दुनिया में जो भी आपको पैसे पकड़ा रहा होता है वो फिर उसका एक एटीट्यूड भी आपकी तरफ डिफरेंट ही होता है इंसान का। तो थोड़ा सा उसमें एटीट्यूड्स में भी चेंज आ जाता है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। व्हाट अबाउट यू जान? मैंने जब अपना ये स्टार्ट किया उसके बाद मैंने माशाल्लाह अपना घर बनाया और माशाल्लाह थैंक यू सो वेरी मच। और अब आगे जो है वो अपनी जो है व्हीकल उसको चेंज करने के बारे में अब सोच रही हूँ, तो इट्स क्वाइट नियर कि इंशाल्लाह वो भी सून आई विल चेंज इट इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने बेटा? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ली, फिर उसके बाद घर बनाया माशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी एक कंपनी में सेटअप कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं हम, उस पर काम चल रहा है। तो इस तरह से टीम बिल्ड की है अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या बात है, आई मीन मेरे दिल से खड़े होकर तालियां बजाओ अपनी। ब्रिलियंट। यू सी, यू आर माय हीरोज, यू आर द इंस्पिरेशन। मीडिया में काम करके ही करके फनकारियाँ करके हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं, लोग कहते हैं ओ दैट्स अ स्टार, दैट्स नॉट अ स्टार। स्टार तो वो है जो अपनी ही ज़िंदगी अपनी कैपेसिटी के अंदर एंड बड़े डिसेंट और बड़े आसान अंदाज में काम करके आप लोग अपने आप को स्टेज पे ले आए। सो अगर गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से बात करूं, वो हम ब्रेक के बाद करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनका पैगाम क्या है, इन्होंने सीखा क्या है इस प्रोसेस के थ्रू, जो इनके वर्ड्स ऑफ विजडम है व्यूअर्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्चुअली खुलासा है हमारी आज की गुफ्तगू का कि क्या करें, कैसे करें एंड देन व्हाट टू डू इन लाइफ। आपने तो गाइडेंस दी, अभी हमारी गर्ल्स ने भी देनी है, आपने भी नासिर बताना कि व्हाट टू डू। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ 4 बहुत ही ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स हैं और एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जो मैं बल्कि कह रही थी और उसके बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। जो ब्रेक में बात आप लोगों को कह रही थी, व्यूअर्स को भी यही कहूँगी कि 2 चीज़ों से बचना है। एक, जब एंटरप्रेन्योर बन जाए तो पैसों के मामलात को सीधा रखना है, टैक्सेस अकाउंट्स वगैरह ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे मैंने लोगों को मार खाते हुए देखा कि फाइनेंसेस हाथ से निकल जाए। और जो दूसरी चीज़ मैंने एज एन ऑब्जर्वर नोटिस किया वो ये है कि यंग लोग ना शो ऑफ करने की तरफ ज़्यादा जाते हैं। महंगी गाड़ी ले ली, घड़ियाँ, चीज़ें, फ़ोन्स, अच्छा दिखावा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है, ट्रेडिंग इन चीज़ों में लोग अपनी वीडियोस लगाना शुरू कर देते हैं। ये वो नो डाउट करें, अगर आपने कस्टमर को अपनी तरफ डाइवर्ट करना है, जैसे कि आपने लोगों को अपने पास वो करना है, समझ आती है, लेकिन इतना ना करें कि अपनी कमर तोड़ दे और कल के लिए सेव करें। आज गुड्डी चढ़ी हुई है, गारंटी नहीं है कि कल भी गुड्डी चढ़ी हुई होगी। इन लोगों ने अक्लमंदी क्या की, अपने घर बनाए, अपनी व्हीकल्स, वो चीज़ें सिक्योर की जो ज़रूरी थी। उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा सेव करके, सेविंग आपकी एक सेफ किस्म की हुई है, उसके बाद जितने वीरान करने हैं करो। अव्वल तो मैं यही कहूँगी कि लोगों के भी काम आ जाओ, किसी को खुद मुख्तार कर दो, किसी का ठेला लगा दो, किसी को हेल्प आउट कर दो, मज़ीद आपकी रोज़ी में अल्लाह ताला बरकत डालेगा। आपसे समझ जानना चाहूँगी कि लोग इस तरफ कैसे आए। बड़ी होम मेकर्स हैं जो
सिर्फ बोर्ड है, पैसों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मैं शीविंस को ही अपना सब कुछ समझती हूँ कि उसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो शीविंस को आप लोग ज्वाइन करें। मैं फ़ीमेल से स्पेशली जो घर बैठी फ़ीमेल्स जो कुछ करना चाहती हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो शीविंस को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको ट्रेनर्स बहुत वहाँ पे काबिल हैं जो कि आपको लेक्चर, ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, ऑन कैंपस भी क्लासेस अवेलेबल हैं। जो जिस तरह भी आप लोग कन्वीनियंट है उसको ज्वाइन करें। 1.5 मंथ की वहाँ क्लासेस होती हैं और 6 हफ्ते की बस। जिस 6 हफ्ते में 60 आवर्स टोटल होता है, लाइक 2 आवर्स की क्लास होती है एक, तो उसमें 5 डेज़ अ वीक वो चलती है। और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ऑन हैंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, सब कुछ ऑन द स्पॉट चेक किया जाता है। जब तक पिछला काम चेक ना कर लें वो स्टूडेंट्स को आगे लेके नहीं चलते। बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं वहाँ के, तो आप वो ज्वाइन करें क्लासेस। तो आई होप आप सब लोग बहुत इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी। आप क्या कहोगे? सेम यही बात मैं इसी को थोड़ा एविडेंट करूँगी कि मैं अपने पर्सनालिटी के लिए शीविंस वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म के जिसके थ्रू मैंने इस काम की तरफ लेकिन जान आपने तो जॉब भी की है फुल टाइम और ये भी की है। मैंने लास्ट ईयर सोती कब थी? हमारा उस टाइम जो एग्ज़ाम्स के बाद 1-1.5 महीने का गैप था जिसमें अभी नया सेमेस्टर नहीं स्टार्ट हुआ था। तो दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम कि जिसके अंदर मैंने इनके साथ ये ट्रेनिंग शुरू की थी और जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन मैं वापस अपने सेमेस्टर में मैं आई वाज ऑन जॉब। अभी जो 1.5 महीने का टाइम था इट वाज टफ, ऑल्दो फैमिली के साथ बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो वाली बात है सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, आप कर सकते हैं। अगर मैं जॉब के साथ कर सकती हूँ, इफ़ शी इज़ अ होम मेकर वो कर सकती हैं, तो वाई नॉट, यू कैन डू इट ऑल्सो। क्योंकि हम यही बात ब्रेक पे भी डिस्कस कर रहे थे व्यूअर्स के, औरत जब माँ बन जाती है ना तो देर आर मैनी वेमेन जो कहती हैं कि मैंने अगर अच्छी जॉब हो भी तो वो छोड़ देती हैं कि मैंने बच्चों पे फोकस करना है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, जैसे कि मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी, मैं सिंगल मदर थी, मैंने काम करना ही करना था, जबकि मेरा दिल चाहता था कि मैं हमजा के साथ सारा टाइम, और मेरे साथ काम पे भी जाता था ये भी कर। जब उसने स्कूल शुरू किया तो मुझे बहुत सेपरेशन एंग्जाइटी हुई, क्योंकि बच्चा अब स्कूल में होता था, मैं काम पे होती थी, काम के बाद फिर उसको जाके पिक करना, ये करना वो करना, और इवेंचुअली सिचुएशन ऐसी हुई कि उसकी ट्यूशन और 100 और चीज़ें होती थी, तो डिस्टेंस बनना शुरू हो गया। सो आई कैन अंडरस्टैंड एज अ मदर के बंदा घर पे, और अगेन हम बार बार ये बात कह रहे हैं, चाहे आप होम मेकर है, चाहे वर्किंग वुमन है, चाहे आप दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। शुरू में बहुत ज़्यादा इस तरह का आता है कि बच्चों के साथ सेपरेशन, वाकई अपने काम को जब आप फोकस कर रहे होते हैं, मतलब घबराता रहता है ना, काम पे फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, कहाँ है, लेकिन ठीक है। अब इस तरह का टाइम आ गया है कि मैनेज करना आसान हो गया। बच्चों को भी साथ देख सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज हो जाता है। और सबसे मोर इम्पॉर्टेंटली कि आपके घर का एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि आपके जो बच्चे हैं उनकी एक अनसीन किस्म की एक जो है ना उनकी परवरिश इस तरह से होती है कि दे गेट टू नो कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके चलना है, व्हिच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। रिस्पेक्ट करना सीखते हैं औरतों की। वर्किंग वुमेन की जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट है वो जनरेशनल एक ट्रॉमा चलता आ रहा है जो हम सारे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन एज अ वर्किंग वुमन सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कोई भी इंसान, उसके पास ये हक है कि वो रोज़ी रोटी कमाए, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी जेंडर से रिलेटेड हो। आजकल की दुनिया में व्यूअर्स बहुत मुश्किल है कि सिर्फ एक सैलरी के ऊपर घर चले। अगर कोई बिजनेसमैन है आदमी तो चलो फिर भी सारा मामला ठीक हो जाते हैं, लेकिन हालात ख़राब हो या मुल्क में इकॉनमी ख़राब हो तो वहाँ पे भी भट्टा बैठ जाता है। तो 2 अर्निंग मेंबर से एटलीस्ट गुजारा अच्छे से चलता रहता है, बल्कि अपने घर बन जाते हैं, 1000 चीज़ें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मेरे हस्बैंड का है, जिन्होंने मुझे ऐसा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड किया कि मैं इसे साथ लेके चलूँ, क्योंकि ऑब्वियसली घर की सपोर्ट के बगैर, आपके स्पाउस की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए नासिर बीइंग अ यंग मैन, इन्होंने जैसे कि उन्होंने बताया कि माँ बाप की छोटी सी एक मिठाई की दुकान थी, एज सच ज़्यादा किसी ने तालीम भी नहीं हासिल की हुई थी। आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई कि मैंने कुछ मुख्तलिफ करना है, तो आप एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहोगे? ये बेसिकली आपके अंदर पैशन होना चाहिए किसी भी काम को लेके, चाहे वो आईटी है, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर है, कुछ भी आपके अंदर पैशन होना चाहिए, और उसके लिए आपके अंदर रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि उस काम को आपने करना है, किसी भी कीमत पे आपने उसका पीछा नहीं छोड़ना। जब तक आप उस चीज़ में कामयाब नहीं हो जाते, आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, एक ना एक दिन आप उसमें कामयाब ज़रूर होंगे। आपको कितना टाइम लगा था अली इस स्टेज पे पहुंचने के लिए? आपकी जर्नी कितने अरसे की है?
मैं व्यूअर्स को आइडिया देना चाह रही हूँ ना टाइमलाइंस का, हर बंदे का मुख्तलिफ होता है और बाय द वे व्यूअर्स कुछ लोगों का फ़ौरन ही दाव लग जाता है। जी तकरीबन ई-रोज़गार इस सिचुएशन में कि आपको नौकरी की ज़रूरत है, वो तो आप चाहें तो 1 माह के अंदर आपको अगर काम आता है, क्लाइंट ढूंढना ही काम फिर रह जाता है ना, फिर आपने क्लाइंट के साथ काम करना है और अर्निंग स्टार्ट हो जानी है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पहले मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करता रहा था, तो तकरीबन 1 साल मुझे लगा था कि एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए, एक अच्छी कंपनी के साथ जो मेरा ऑलमोस्ट ईयर। जी साल क्या है, लोग तो 6-6 साल घर में बैठे बेरोजगार इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कहीं से नौकरी लेकिन आ ये जाएगी। है कि उसमें आप ये ऐसे करें कि जब आपको कोई काम मिले, आपको अगर थोड़ा बहुत आता है तो वो आप करें, क्योंकि उस करने से ये होगा आप अगर थोड़ा बहुत भी आता है ना, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे, साथ आपको अर्निंग भी हो जाएगी, 2 काम आपके हो जाते हैं, ये फ़र्क होता है, सीख भी जाते हैं आप साथ। बिल्कुल सही। जी, आपको कितना अरसा लगा इस स्टेज पे आने के लिए कि बाइक ले ली, ये कर लिया, वो मतलब टाइम कितना लगा आपको? मैं टाइम जैसे कि मुझे उतनी ज़रूरत नहीं थी, उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि मुझे 5 to 6 ईयर्स लग गए कि मैं अब इस पोजीशन पे हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपने टाइम उससे, लर्निंग से लेकर अर्निंग तक का जो सफ़र है ना, इसको 6 ईयर्स कह सकती हैं। आपको 6 ईयर्स। व्हाट अबाउट यू? मेरे केस में क्योंकि आई वाज ऑन जॉब एज वेल, तो उस केस में ये था कि इट टुक मी 1.5 to 2 ईयर्स कि मैं जो है मेरा पूरा सेटअप एक हो गया और इस हर तरीके से आई वाज अकोमोडेटिंग एंड आई वाज एबल टू डू इट इंडिपेंडेंटली। लेकिन वक़्त आपको कभी ऐसा नहीं फील होता था कि यार ये क्या बकवास है, लगी हुई हूँ क्योंकि मुझे अक्सर ये लोग कहते हैं कि आप भी कर के बस हो गए, जैसे यूट्यूबर्स बहुत से ऐसे मुझे मिले हैं, कुछ यंग लोग भी मिले कि आपका यूट्यूब चैनल तो 600K से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं पिछले 5 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा तो 15 या 20 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ही नहीं है। आपने अभी जो बात की उसके अंदर इसका जवाब है। बेसिकली जुगन काज़म को इस टाइम तक आने के लिए आपने अभी कहा 2 डेकेड्स लग गए ऑलमोस्ट, तो 2 डेकेड्स के बाद आपकी इतनी फॉलोअरशिप है और आप कितने बड़ा माशाल्लाह आपका नाम है और आप इतने माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, तो इतना टाइम लगे या कितना भी टाइम लगे, अगर आपके अंदर पैशन है तो सबसे बड़ी बात ये, जैसे इन्होंने कहा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट दिस इज़ द मेन की कि जो आपको मोटिवेट करती है कि आपने आगे जाना है, आपने कुछ अचीव करना है और बेसिकली सक्सेस भी इसी के अंदर है। इसमें टाइम फ्रेम मेरा ख्याल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर आपका जो अपना सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत इनकाउंटर करता है। बिल्कुल सही। एंड नासिर फाइनली मुझे जो स्टार्ट मैंने लिया था वो मैंने सीखना शुरू 2014 में किया था बेसिकली, 11 साल पहले। 11 साल पहले। You were 16 years old। हाँ, 16 साल के थे, इसीलिए साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। इसी के साथ साथ पढ़ाई चल रही थी और साथ साथ यूट्यूब से या दोस्तों से के पास बैठ के कि यार मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बताओ ये कैसे करते हैं। तो इस तरह से फिर डिग्री में फिर जो अर्निंग स्टार्ट हुई थी वो मेरी जॉब से हुई थी 2017 में। जॉब के अलावा मैं कह रही हूँ, हाँ। वो कितना अरसा लगा था आपको उस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहाँ पे जॉब की ज़रूरत नहीं रही? जॉब के बाद तकरीबन मुझे 4 साल लगे हैं। 4 साल यानी कि इन्वेस्टमेंट है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है। टाइम की इन्वेस्टमेंट है। You see viewers, वही वाली बात है ना कि अगर पैसे कमाना इतना आसान काम होता तो क्या हर बंदा अरबपति ना होता? लॉजिकल बात है ना। वो क्या चीज़ है, एक्चुअली फॉर्मूला ढूंढना है कि वो क्या चीज़ है जो एक ही क्लास में 25 बच्चों ने पढ़ाई की, 3 उनमें से बहुत कामयाब करोड़पति अरबपति बन गए, कुछ लोग करोड़पति बने और कुछ लोग जो हैं वो उनको नौकरियां भी नहीं मिली। क्या चीज़ है जिसने उनको डिफरेंट बनाया? जब आप ये अंडरस्टैंड कर जाते हैं ना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इन चारों के साथ तो जो मैं बार बार चीज़ नोट कर रही हूँ वो ये है कि एक इन्होंने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट की, अपनी ज़ात के अंदर, राइट? मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ। एक इन्होंने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट की, दूसरी बात इन्होंने अपने आप को टाइम दिया, एक तो कोर्सेज किए, डिफरेंट चीज़ें, इन सब ने कुछ ना कुछ किया सीखने के लिए। कोई भी इंसान व्यूअर्स दुनिया में सीखा हुआ नहीं पैदा होता। अनम भी अगर आज रेस्टोरेंट बनाने का सोच रही है या बना रही है 2 महीने बाद, तो एक डेकेड का एटलीस्ट, कितना अरसा हो गया आपको मेरे साथ अनम? 2016 ऑनवर्ड्स 9 साल से एज अ शेफ काम कर रही हैं। 9 साल के बाद अब ये लड़की जो है वो अपना रेस्टोरेंट बनाने की तरफ जा रही है। मैंने अगर अपनी स्किन केयर, हेयर केयर की ब्रांड बनाई और वो चल पड़ी है तो उसको 3 साल लगे हैं चलने के लिए।
मेरी जो ब्रांड है नूर, मैं उसको कब से मतलब 3 साल से चला रही हूँ। आज अब लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू किया तो मुझे कहते हैं ओ अच्छा वो आपकी ब्रांड है, हाँ जी हमने यूज़ किया तो अभी अभी शुरू किया। मैं बिल्कुल ही मेरा मुंह लटक जाता है कि यार 3 साल से कर रही हूँ काम, बट द फैक्ट इज लगता है टाइम। इवन जुगन काजिम से वाबस्ता एक ब्रांड को भी टाइम लगा, इवन दो जुगन काजिम एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि ब्रांड ने एस्टैब्लिश होना है। सो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली है व्यूअर्स, हर चीज़ मेहनत रिक्वायर करती है। आपके पास अगर करोड़ रुपए भी है ना, आप वो करोड़ रुपए किसी चीज़ में लगा दें, आप एफर्ट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, उसको खुद नहीं रन करेंगे, वो करोड़ ऐसे जाएंगे। पैसे कमाना और पैसे को कमाना जानना और उसको अंडरस्टैंड करना, वो ये चारों लोग समझ चुके हैं। सो आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी इस रिक्वेस्ट के साथ कि सोचें, देखें, तशख़ीस करें आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, वेदर इट इज़ इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और वेदर इट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेदर मार्केट में किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं अभी आते हुए एक रील देख रही थी कि एक बंदे ने काम कैसे शुरू किया, वो नौकरियां ढूंढता, गोरा था, उसने नौकरियां ढूंढी, उसको नहीं मिली। फिर उसको पता चला कि ऑनलाइन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है जो कम मिलती हैं। उसको पता चला कि ऑनलाइन वो जो स्पास सोना होते हैं, वो डब्बा सा होता है, वो आप मतलब ख़रीद सकते हैं। उसने उस कंपनी से रब्ता किया जो ऑनलाइन जो सोना बनाती थी, होम सोनास जो होते हैं, वो जो डब्बे से होते हैं, उसके अंदर धुआं शुआं स्टीम आती है। उसको पता चला कि उसकी डिमांड है। उसने उस बंदे से रब्ता किया जो जिसकी कंपनी बनाती थी, उसे कहा कि भाई अगर मेरे थ्रू तुम्हें ये चीज़ आती है तो तुम मुझे उसमें क्या दोगी। उसको लगा पहले महीने में एक बिकेगा। उस बंदे ने $177,000 की उस एक महीने में सेल कर ली, और उसके बाद अब वो बहुत सी ऐसी चीज़ें बेच रहा है जो वो खुद नहीं बनाता, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है उसको सप्लायर से, वो बीच में मिडल मैन बन गया है, और उस मिडल मैन के ऊपर ही अब वो अपना घर भी दिखा रहा था, ये वो होता है। सो बात ये कि व्यूअर्स, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। हिम्मत करें, अल्लाह ताला में यकीन रखें, और इन लोगों को एज योर हीरोज़ एंड रोल मॉडल्स बनाएं, और ऐसे लोगों को देखें और आगे बढ़ें। और गवर्नमेंट का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ई रोज़गार, शी विंस, हज़ारों लैपटॉप स्कीम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, शहबाज शरीफ साहब जो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टार्ट की। सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, यूथ बिजनेस लोन्स, देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। व्यूअर्स, तशख़ीस करें, आपको मिल जाएंगे। अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।